नमस्कार। सरकारी संस्थाओं की खस्ता हालत को समझने के लिए यह स्टैटिस्टिक्स देखिए जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह स्टैटिस्टिक्स हमारे देश के पोस्टल विभाग के हैं। आप चौंक जाएंगे कि देश में आखिर चल क्या रहा है, कहां जा रही है हमारी इकोनॉमी। यह आंकड़े हैं टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो डाक विभाग के जरिए भेजे जाते हैं। वर्ष 2020-21 में जहां 75.45 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजे गए थे, वहीं 21-22 में 70.3 करोड़ ही भेजे गए। मतलब सीधे सीधे 5 करोड़ की कमी आ गई। ऐसी ही कुछ स्थिति लेटर्स और समाचार पत्रों के साथ भी थी, वह भी काफी कम हो गए। अब आप बोलेंगे कि आज का जमाना तो ऑनलाइन है और कहां कोई किसी को पोस्ट कार्ड भेजता है। ठीक बात है, लेकिन इसके ठीक नीचे आप पार्सल्स की स्थिति देखिए, जहां वर्ष 2021 में 11.68 करोड़ पार्सल भेजे गए थे, वहीं 21-22 में यह सिकुड़ के केवल 8.88 करोड़ हो गया। और यही स्थिति पैकेज और पैकेट्स के साथ भी हुई। उनकी भी जो नंबर थे सिकुड़ते चले गए। वह 63.71 करोड़ से कम होके 55.63 करोड़ हो गए। मतलब फिर 7 से 8 करोड़ सीधे सीधे कम हो रहे हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि देश के पोस्टल विभाग से लोग पार्सल्स और पैकेट भेजना कम कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि देश में पार्सल की संख्या तो बढ़नी चाहिए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, इतनी सारी ऑनलाइन कंपनियों से लोग हर दिन लाखों की संख्या में पार्सल मंगाते हैं, तो फिर यह पार्सल भेज कौन रहा है? अगर डाक विभाग नहीं भेज रहा है तो यह पार्सल भेज रहे हैं प्राइवेट कुरियर कंपनी वाले। और उन्होंने इतना बड़ा जो पार्सल्स का मार्केट है, लेटर्स का मार्केट है, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। और इसमें बड़े ही दुख की बात यह है कि हमारा पोस्टल विभाग वैसा compete नहीं कर पा रहा है जैसा वह कर सकता है। वह इतने बड़े $1 बिलियन बिजनेस को पूरी तरीके से केटर कर सकता है, क्योंकि उसके पास 2,36,000 ग्रामीण डाक सेवक है और उसके अलावा 1.5 लाख और पोस्टल विभाग के कर्मचारी हैं। टोटल 4 लाख की स्ट्रेंथ है। लेकिन फिर भी वह क्यों नहीं कर पा रहा है ऐसा? इसका जवाब बड़ा ही स्पष्ट है। हमारा सरकारी तंत्र ऐसा चाहता ही नहीं है कि उसके विभाग और कर्मचारी कुछ ग्रोथ करें, आगे बढ़ें। वह सिर्फ यह चाहता है कि एक दूसरे पर सारे कर्मचारी दोष डालते रहें और अपने से नीचे के कर्मचारियों के शोषण करते रहें। बस यही जो मानसिकता है, यही आगे बढ़ती रहे, यही परंपरा आगे चलती रहे। और यही कारण है कि दशकों तक शोषण होने के बाद भी देश के पोस्टल विभाग की बैकबोन कहलाए जाने वाले ग्रामीण सेवकों को ना तो अच्छी सर्विस कंडीशंस मिल पाई, ना ही वह सम्मान मिल पाया जिसके वह असलियत में हकदार हैं। अब अगला सवाल यह उठता है कि ऐसी परिस्थिति में न्याय कैसे मिल सकता है? क्या जीडीएस की सर्विस कंडीशंस सुधर सकती हैं? क्या अस्थायी सरकारी कर्मचारी नियमित हो सकते हैं? अगर हां तो कैसे रेगुलर हो सकते हैं? क्या नियमित होने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना जरूरी है? क्या जनहित याचिका से या पीआईएल से जीडीएस को उनके अधिकार मिल सकते हैं? आखिर जनहित याचिका होती क्या है और क्या इससे जीडीएस का हित हो सकता है? और जनहित याचिका या पीआईएल लगाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रेगुलराइजेशन की इशू की, क्योंकि यह बात भी आप में से काफी लोगों ने अपने कमेंट्स में लिखी है कि जीडीएस या कोई भी सरकारी कर्मचारी कैसे रेगुलर या परमानेंट या नियमित हो सकते हैं। तो सौरभ, क्या आप बता सकते हैं रेगुलराइजेशन के बारे में कुछ? जी सुयश, पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्चुअल या बाकी सरकारी कर्मचारी जो परमानेंट नहीं हैं वो बिल्कुल रेगुलर हो सकते हैं, लेकिन यह करने की एक प्रक्रिया होती है। ऐसा हमने बतेरे केसेस में देखा है। फिर चाहे वह सफाई कर्मियों की बात हो या बस ड्राइवर्स की बात हो, दिहाड़ी मजदूरों की बात हो या अन्य कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की बात हो, समय समय पर सरकार ने इन सभी वर्गों को रेगुलर और परमानेंट करने का काम किया है। मतलब परमानेंट करना या ना करना यह सीधे सीधे सरकार के हाथ में होता है। अब इसी से संबंधित मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट या ग्रामीण डाक सेवक रेगुलर या परमानेंट या नियमित हो सकते हैं? जी सौरभ, जिस तरह से आपने बाकी कर्मचारियों के बारे में बताया, उसी तरह से जीडीएस भी बिल्कुल रेगुलर या परमानेंट हो सकते हैं। लेकिन
यह आधा जवाब है। इस प्रश्न को पूरी तरीके से आंसर करने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी जो मैंने सुप्रीम कोर्ट केसेस में अपनी रिसर्च के दौरान में पढ़ी। जो केसेस मैंने पढ़े हैं इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दर्शकों की सुविधा के लिए दिया हुआ है और वहां जाके वो उन केसेस को पढ़ सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो जीडीएस को एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट बोला है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी बोला है कि यहां पर एजेंट का मतलब कर्मचारी या ठेकेदार नहीं है। एजेंट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने डिपार्टमेंट के कानूनी आदेशों का पालन करता है और उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टली अंडर में आता है। मतलब वह आम सरकारी कर्मचारी की तरह भले ही एक स्थायी नौकरी में ना रहे, लेकिन उसको केवल उतने ही आदेशों का पालन करना है जितना उससे संबंधित उसके स्पेशल कानून में दिए हुए हैं। जैसा कि जीडीएस के संदर्भ में हम देखते हैं कि अलग से उनके सर्विस रूल्स बने हुए हैं और कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं दिखा कि कोई ऐसा कानून हो जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स को परमानेंट करने के लिए रोक रहा हो। मतलब यह बिल्कुल परमानेंट हो सकते हैं। अब इसमें एक और बात जो हमें ध्यान देने की है वह यह है कि अगर किसी भी नियम से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है तो उस नियम को बदलने की कोशिश करी जानी चाहिए। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जीडीएस की पेंशन के संबंध में एक केस था उसमें कहा था ईयर 2021 में। आप इस केस को पढ़ सकते हैं जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जीडीएस कर्मचारियों की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 2-5 कर्मचारी हों, ये लाखों कर्मचारी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं तो यहां तक बोलूंगा कि देश की सिक्योरिटी से जुड़े हुए प्रोफेशन से हैं ये, बिकॉज पोस्टल डिपार्टमेंट हमारे देश के कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये लोग कुछ भी बात कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इनकी बातों को इग्नोर नहीं करा जाना चाहिए। और मुझे लगता है रेगुलराइजेशन को लेकर भी अगर जीडीएस अपनी बात एक सुनियोजित तरीके से रखते हैं तो आज नहीं तो कल सरकार को उनको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। मैं अपने दर्शकों के कमेंट्स पढ़ रहा था सौरभ, और कुछ लोग जैसा कि मैंने बताया पीआईएल के जरिए कोर्ट को अप्रोच करने की बात कह रहे थे। उनका कहना था कि जनहित याचिका लगा दी जाए। जब इतनी कानून की बात हो रही है तो कानून तो कोर्ट में ही डिसाइड होएगा। और उनका कहना था कि नियम 3A को असंवैधानिक डिक्लेयर करने के लिए पीआईएल लगा देनी चाहिए। तो सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहली चीज, आखिर एक जनहित याचिका होती क्या है और यह कौन लगा सकता है? जी सुयश, जनहित याचिका जो होती है एक पीआईएल, वो कोर्ट को अप्रोच करने का तरीका होता है। इसमें सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही अप्रोच किया जा सकता है। ये हमारे संविधान बनने के समय से नहीं था, ये धीरे धीरे हमारे जूरिस्प्रूडेंस में आया। जो जस्टिस भगवती को इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कल्चर स्टार्ट किया हमारे देश में, और वो हमारी न्यायिक व्यवस्था का अब एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो दरअसल होता क्या है इसमें कि आर्टिकल 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, जो हर एक नागरिक के पास हैं, उसके अंतर्गत कोई भी अपने मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट को कभी भी अप्रोच कर सकता है। परंतु हमने देखा है कुछ लोग इस तरह से पीड़ित होते हैं, जिसमें मैं अपने जीडीएस के भाइयों बहनों को भी मानूंगा, तो वो इस तरह से पीड़ित होते हैं कि वो खुद अप्रोच नहीं कर पाते। उन पे कई बंदिशें रहती हैं उनके बदले, लेकिन उनके अधिकारों का हनन जरूर हो रहा होता है। अगर उन अधिकारों का हनन हो रहा है और उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चुप बैठे, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ ही है। तो सिर्फ एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की तरह से इसको एडिशनली देखा गया है कि कोई भी किसी एक समूह के इंटरेस्ट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए उनके बिहाफ पे केस प्रेजेंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये आर्टिकल 32 से सीधे निकलता है, और अगर हाई कोर्ट में जाए तो 226, 227 में जाता है। लेकिन इसमें एक अंकुश जरूर है कि इसमें आप कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं कर सकते और कोई प्राइवेट इंटरेस्ट का केस नहीं कर सकते। आप जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर रहे हैं तो आपका उसमें निस्वार्थ भाव दिखना चाहिए और सेवा भाव से आपको कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, और तब कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी। फिर उसके बाद वो सारे पहलुओं को देखेगी, जितने भी पहलू कानूनी तौर पे जायज हों। तो ये तो बात हो गई पीआईएल की, जो मैंने शॉर्ट में बता दिया बहुत।
अब सुरेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या जीडीएस की समस्या पीआईएल के जरिए हल हो सकती है? क्या एक पीआईएल के जरिए रूल 3A को बदला जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा? और अगर किसी प्रोविजन को 3A के आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी कर दिया, तो क्या कोर्ट उसके लिए एक नया कानून बना सकती है जीडीएस के लिए? वो सौरभ, पीआईएल की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल पीआईएल एक बहुत ही पोटेंट टूल रहता है लोगों के इंटरेस्ट्स, जो दबे कुचले इंटरेस्ट्स हैं उनको ऊपर उठाने के लिए। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि पीआईएल कोर्ट्स बहुत कम एंटरटेन करती हैं। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि 100 में से केवल 2 या 3 ऐसी पीआईएल होती हैं जो कि एंटरटेन होती हैं। इसके अलावा 95-97% पीआईएल्स कोर्ट डिसमिस कर देती हैं। कई बार तो कॉस्ट भी लगा देती है। कोर्ट बोलती है कि आपने हमारा समय खराब करा है, अब आप कोर्ट में पैसा जमा करिए। सो आपकी पीआईएल बहुत ही वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। सारे एविडेंसेस एक अच्छे सुनियोजित क्रोनोलॉजिकल तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे कोर्ट को क्लियरली दिख सके कि इनके अधिकार ऐसे वॉयलेट हो रहे हैं और इस तरीके से इनके लॉज इंप्लीमेंट होने चाहिए। आप कोर्ट के सामने ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोर्ट आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देगी। कोर्ट के पास भी लिमिटेड पावर्स हैं, इसलिए कोर्ट के सामने आप जब भी पीआईएल कोई भी लगाता है तो वह मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आप जो जी। बोल रहे थे जो एक कंपाइलेशन लिस्ट ऑफ डेट्स और डॉजियर एक बनाया जाए, तो क्या वो जरूरी होता है कि हम सरकार के पास भी उसका रिप्रेजेंटेशन दें, या हम डायरेक्ट ही अप्रोच कर सकते हैं? इस पे जरा सा बात। जी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट सौरभ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सौरभ जी ने कि आप सीधे कोर्ट अगर जाते हो तो कोर्ट आपको बोलेगी कि भाई आप सीधे हमारे पास क्यों आ गए, आप सरकार के पास पहले क्यों नहीं गए? जब आपकी प्रॉब्लम सरकार से थी तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आपको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, एक डॉजियर जो कह रहे हैं, एक ज्ञापन बना के सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार उस पर एक्ट नहीं करती है फिर आप हमारे पास आइए। जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी का केस करते हैं, कोई भी अन्य सिविल का केस करते हैं, उसमें सबसे पहले आप लीगल नोटिस भेजते हैं। तो सौरभ जी यही कहना चाह रहे हैं कि पहले हमें एक तरीके का नोटिस या रिप्रेजेंटेशन सरकार को देना चाहिए कि देखिए अब बहुत हुआ सम्मान, और अगर कल के दिन आप हमारे अधिकारों को नहीं दोगे जो हम इतने सालों से आपसे, दशकों से मांग रहे हैं, तो अब हम कोर्ट जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी अगर कोर्ट कुछ नहीं सरकार कुछ नहीं करती है तो फिर आप पीआईएल लगाइए एंड आपके पीआईएल में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद सौरभ, आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या रूल 3A बदला जा सकता है, तो रूल 3A के बारे में मुझे लगता है कि बिल्कुल ये बदला जा सकता है। हमने अपने पिछले शो में भी कहा था कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डाउटफुल हैं, जो हमें सीधे सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रही हैं। सो ये तो बिल्कुल बदला जा सकता है, बट अगेन विद द कैविएट दैट आपकी रिसर्च पूरी रहे। हम सिर्फ और सिर्फ तर्कों के दम पे कोर्ट में केसेस नहीं जीतते हैं, हमें साक्ष्य, एविडेंस और फैक्ट्स भी लाने पड़ते हैं। सो अगर ऐसी कोई पीआईएल आप लगाना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन पूरा पीआईएल के हिसाब से इकट्ठा करिए। आई एम श्योर आप लोग बहुत हाईली स्किल्ड हैं, आप लोग काफी नॉलेजेबल हैं, तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन तो बिल्कुल करते होंगे, बट अगर आप पीआईएल वगैरह करना चाहते हैं तो अलग से आप एक लिस्ट बनाइए जो मुद्दे आप कोर्ट के सामने स्पेसिफिकली उठाना चाहते हैं। जी सौरभ, अगर 3A हटा भी दिया गया, कोर्ट ने मान लीजिए बोल दिया असंवैधानिक है, तो क्या उसके बाद कोर्ट ही उसके रूल्स बनाएगी या कोर्ट ही कुछ ऑर्डर करेंगे कि अब ऐसे चला जाएगा, अब ये कानून होगा जीडीएस को लेके? जी, अगेन थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट सौरभ। ये चीज कोर्ट नहीं कर सकती है, कोर्ट केवल असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकती है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा कोर्ट बोल सकती है सरकार को कि अब आप नए नियम बनाइए, और नए नियम पुराने नियमों जैसे नहीं होने चाहिए, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनके अनुसार होने चाहिए। बट वो नियम कोर्ट नहीं बना सकती है, नियम बनाने का एकाधिकार सरकार के पास ही होता है। तो सौरभ, इसी से संबंधित अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या पीआईएल से रेगुलराइजेशन होने की कोई संभावना हो सकती है क्या? जी सुरेश, रेगुलराइजेशन की आपने बात की, उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहूंगा 3A से संबंधित, कि मुझे तो लगता है 3A हटने से ही लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी
और नए रूल्स बनाने को कहा जा सकता है जो कि उनको तर्कसंगत तरीके से बनानी पड़े और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सम्मान करते हुए। अब रेगुलराइजेशन की जहां बात होती है तो रेगुलराइजेशन थोड़ा ट्रिकी मामला होता है। उसमें क्या है कि आप एक सेट ऑफ एम्प्लॉयज को अगर एक रिलीफ देते हो तो वो दूसरे सेट ऑफ एम्प्लॉयज को भी अफेक्ट करता है जो शायद कोर्ट के सामने ना हो, तो कोर्ट को उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बहुत इक्विलिब्रियम बिगाड़ देता है। ये एक समन्वय जो बना रहता है हर एम्प्लॉय का, प्रमोशन का, ट्रांसफर का और बाकी भी सर्विस रूट से रिलेटेड, तो वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए कोर्ट बहुत ज्यादा रेगुलराइजेशन में घुसना नहीं चाहती, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। और चूंकि ये पॉलिसी मैटर है और ये फाइनेंशियल बर्डन काफी सरकार पे दे सकता है, तो इन मैटर्स में भी कोर्ट ज्यादा घुसना नहीं चाहती है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फाइल एक जगह से दूसरे जगह ही घूमते रह जाती है और इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने परमिशंस लेने होते हैं और कोई भी हर ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने को बचा के ही चलता है कि हम इस पे दस्तखत क्यों करें, हम उस पे डाल देते हैं, हमने फाइनेंस का परमिशन लिया कि नहीं लिया, फिर इस डिपार्टमेंट से आया कि नहीं आया, पर्सनल के पास गया, यही सब चलता रहता है। और जहां तक बात रही अगर फिर भी कोर्ट करना चाहे तो वो कंटेम्प्ट पिटीशन लगा के फिर कर सकती है, बट वो भी ट्रिकी ही रहता है, उसमें भी काफी समय लग जाता है। तो इतने पे ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतने पे ही इस बात को रहने देते हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सौरभ, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज मुझे ये भी लगती है कि पीआईएल के जरिए रेगुलराइजेशन कोर्ट्स इसलिए भी नहीं करती हैं क्योंकि मान लीजिए आज एक वर्ग का कर दिया कोर्ट ने रेगुलराइजेशन, तो कल उसके सामने हजारों और वर्ग आ जाएंगे। इट विल ओपन अप अ पेंडोराज बॉक्स। कोर्ट कहां तक सबको रेगुलर करती रहेगी? सो ये भी मैं कई जजमेंट्स में पढ़ रहा था कि कोर्ट कहती है कि अब हम हर चीज का आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। लोगों ने सरकार को चुना है, आपने अपना वोट सरकार को दिया है और पूरा जो बजट है, पूरे देश का फाइनेंस है, वो तो सरकार के हाथ में ही रहता है, सरकारी तंत्र के पास ही रहता है। तो वो लोग ये सब काम करें, हमारा काम है कानून को पढ़ना, कानून को इंटरप्रेट करना, और कहीं आपके जो इस्टेब्लिश्ड अधिकार हैं वो तोड़े जा रहे हैं तो हम उनको देखेंगे। जी, मैं बस इतना ही कह रहा था। जी बिल्कुल, इसमें मैं जरा सा ऐड कर दूंगा कि आप ऐसे देखिए कि अगर मान लीजिए वो बोले कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए बोलने के लिए मान लीजिए थ्योरेटिकली उन्होंने बोल दिया कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सबको रेगुलराइज कर दो, क्यों नहीं? सबको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगता है रेगुलराइज होना? सब रेगुलराइज हो जाएंगे, सोसाइटी में बहुत खुश हो जाएंगे सब लोग। परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो पैसे की बात होती है, पैसे भी बहुत ज्यादा देने होते हैं। एक सेट ऑफ एम्प्लॉइज को ही आप देंगे तो लाखों करोड़ का उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फिर बजट होता है हमारा, बजट में सब कुछ नपा तुला रहता है, उसमें फिर हमें बजट जो बनाना पड़ेगा उतना ज्यादा टैक्स डालना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, और इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अगर या तो आप पैसा छापोगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, महंगाई भी बढ़ सकती है। तो ये सब का बैलेंस बना के चलना पड़ता है, इसलिए ये चीज सरकार के पास है। और इसलिए इन चीजों में कोर्ट बहुत ज्यादा नहीं जाती, वो देखती है कि जो जितना तर्कसंगत है, जितना वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो जरूर कर देते हैं, बट एकदम ब्लैंकेट ऑर्डर वो नहीं देते हैं। ये कोर्ट की नीयत रहती है इससे बचने की, पॉलिसी मैटर से। दूसरा मैं आखिरी जो सवाल मेरा आपसे रहेगा सुयश, वो ये है कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एक पीआईएल करने के। इससे पहले मैं दर्शकों को ये बता देना चाहूंगा, ऐसा मत सोचिए कि हम सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ये सब वो सावधानी की बातें हैं जिनको समझ जाए आप एक बार, उसको बच के फिर हम अपना बाकी काम कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिल सकता है, उसके रास्ते हैं। लेकिन जैसा सुयश ने बताया कि 100 पीआईएल फाइल होते हैं, उसमें से 2-3 ही एंटरटेन होते हैं, तो हम ये ना सोचे कि हम पीआईएल फाइल करेंगे तुरंत झट से ऑर्डर मिल गया और सब कुछ सही हो गया। इसलिए हमें समझना होगा क्यों ये रास्ता कठिन है और इसमें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, तब जाकर रिलीफ मिलती है और आपका केस लीगल और लॉजिकल पॉइंट्स पे काफी सॉलिड ही है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। परंतु फिर भी इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सुयश, मैं वापस रिपीट करता हूं कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं एक पीआईएल करने के? जी सौरभ, पीआईएल करने के कई बार काफी डिसएडवांटेजेस होते हैं, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपकी पीआईएल एक बार खारिज हो गई मेरिट्स पे खारिज होने का मतलब होता है कि कोर्ट ने ऐसा बोल दिया कि नहीं, ये अधिकार तो आपके दिख ही नहीं रहे हैं हमने, या ऐसे अधिकार आप दिखाने में असक्षम रहे हो। इस तरीके से अगर आपके डिसमिसल होता है जनहित याचिका का, तो वो आपके अधिकारों के लिए आगे के लिए भी घातक हो जाता है, क्योंकि सरकार भी बोलेगी कि जब कोर्ट आपके अधिकारों को नहीं मान रही है तो हम आपके अधिकारों को
क्यों माने। तो ये एक दुधारी तलवार की तरह रहती है। और अगर आप अच्छे से रिसर्च करके पीआईएल लगाएंगे, सारे एविडेंसेस देंगे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा करेंगे, आपका वकील बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से रहेगी, तो फिर हो सकता है आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले पीआईएल में। और अगर आप जल्दीबाजी में आप पीआईएल फाइल करोगे तो आपके ऊपर कॉस्ट तक लग सकती है। कई बार कोर्ट इतना गुस्सा हो जाती है पीआईएल के संदर्भ में कि वो लाखों रुपए की कॉस्ट लगा देती है। वो बोलती है कि आपने हमारा कीमती समय नष्ट करा है। तो ये मुझे लगता है काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। सौरभ, क्या आप इसमें कोई डिसएडवांटेज ऐड करना चाहेंगे? जी सुरेश, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि पीआईएल जब फाइल हो तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि वो सबके हित का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। ऐसा नहीं हो कि पीआईएल फाइल करके कोई अपना एजेंडा लेके हाईजैक कर जाए आपके इश्यूज को और आपको अंत में नुकसान हो जाए। न्यूज में तो सौरभ, एक चीज मैं आपकी बात से मुझे ध्यान आई कि कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि सरकार या कोई ऐसी पार्टी जो चाहती नहीं है कि आपके मुद्दे उठे, वो क्या करेगी कि वो अपने नाम से एक पीआईएल लगा देगी। जैसा सौरभ बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपके नाम से एक पीआईएल लगा देगा कि हम जीडीएस के प्रति बड़ी संवेदना व्यक्त करते हैं, हम चाहते हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित हों। और वो बिल्कुल वेल रिसर्च्ड पीआईएल नहीं रहेगी, 4 पन्ने में उसको फाइल कर दिया जाएगा, कोर्ट देख के ही बोलेगी कि ऐसी पीआईएल तो हम एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, और वो पीआईएल डिसमिस हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आगे के लिए भी आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ पीआईएल। प्लीज सौरभ। जी सुयश, बहुत सही कहा आपने। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें बस लगे किसी ने हमारे लिए पीआईएल फाइल कर दिया, हमारे वो हितैषी हैं और आप खुश हो जाएंगे, वो अपना पब्लिसिटी ले जाएंगे और उसके बाद आपका फायदा ना हो। इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जो पीआईएल फाइल कर रहे हैं, क्या वो आपके सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे हैं तो आपका ये दायित्व बनता है, या आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका दायित्व बनता है कि वो जाके इंटरवीन करें और कोर्ट में बोले कि नहीं, हमें भी सुना जाए इसमें। नहीं, और उठा भी रहे हैं तो सही ढंग से उठाएं, प्रॉपर रिसर्च के साथ उठाएं। जी जी। तो मुझे लगता है कि हमने काफी व्यापक इस पे चर्चा कर ली है। इसी के साथ हम इस शो को समाप्त कर सकते हैं और दर्शकों से यही अनुरोध है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और जो भी आपके कमेंट्स हो जरूर बताएं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, हम उसी के आधार पर अपने जवाब भी देने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। अगर हम कहीं कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो हमें बताने से बिल्कुल ना चूकें। हमें आप हमारी गलतियां बताएंगे तो हम और बेहतर आपके लिए शोज बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।